नमस्कार, मैं अंकुर वाजपेयी और आप देख रहे हैं द जर्नलिस्ट न्यूज। आज हमारे साथ हैं संवाद कार्यक्रम में डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी हैं, जो विद्वान हैं, क्रांतिकारी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। अभी फिलहाल एक सत्याग्रह कर रहे हैं, जिसमें वह महामहिम राष्ट्रपति को लगातार पत्र भेजकर जन समस्याओं की तरफ ध्यान देने की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद धन्यवाद अंकुर जी। सर, मेरा पहला सवाल है, आप जो ये पत्र सत्याग्रह चला रहे हैं, उसके पीछे का मकसद क्या है? जी सर। देखिए अंकुर जी, जो ये सत्याग्रह मेरा है, जो मेरे घर से हो रहा है, ये जी मेरा अपना निवास है। ये ऑक्सीजन हाउस है, इसमें 10 पेड़ लगे हुए हैं। लाइब्रेरी मेरी है जहां मैं बैठा हुआ। जी 23 मार्च से मैं यहाँ सत्याग्रह कर रहा हूँ, भगत सिंह के शहादत दिवस से। मेरा उद्देश्य यह है कि जो किसान भारत है, जो जो कृषि कानून इनका है, उस कृषि कानून में कुछ भी कृषि की कोई बात नहीं है, और जी उस कृषि कानून को वापस ले लिया जाए। उसके पीछे कई रीजन है। ये मेरे कहने का एक अर्थ तो यह है कि जो कृषि बिल है, देखिए अंकुर जी, जो कृषि है ना, जी कृषि में सारी चीजें खेती से संबंधित शामिल होती हैं, जैसे खेत की जुताई, बीज की बुआई, सिंचाई, उसकी कटाई, मड़ाई, दवाई और अनाज का घर आना। ओके, जी इनके बिल में जो कृषि कानून जो इसको कह रहे हैं, जो किसी तरीके से वो कृषि से कोई रिश्ता उसका नहीं है, उसमें 3 मेजर बातें हैं। एक बात यह है कि खेती जो है लीज पर दी जाएगी। ओके, ओके खेती लीज पर दी जाएगी। इसमें लीज पर देना, जो बिचौलिए आएंगे वह खेती करने नहीं आएंगे, कुदाल चलाने, हल चलाने या खुरपी चलाने या कटाई मड़ाई करने नहीं आएंगे। वो किस तरीके से आएंगे? एक दलाल के रूप में, एक बिचौलिए के रूप में वसूलने के लिए आएंगे। उनका कोई रोल नहीं है। वो बिचौलिए, जो कारपोरेट बिचौलिए हैं, शहर से आएंगे या देहात से होंगे, उनको टेंडर मिलेगा या वो एक निश्चित क्षेत्र का कृषि कराने का ठेका लेंगे और उनको वह काम मिलेगा। यह शहरी वर्ग जो वातानुकूलित जगहों से, शहरों से आएगा, गाड़ियों से आएगा, एसी के वातावरण से आएगा, क्या किसानी में कोई योगदान नहीं है, वरन किसान और उसके उपभोक्ता और उसके बाजार के बीच का जो हिस्सा होगा, वो एक सर्टेन हिस्सा लेगा। तो ये एक पॉइंट है कि जो बिचौलिए आ रहे हैं, जो कारपोरेट बिचौलिए हैं, जिनको ये कह रहे हैं कि हम लीज पर टेंडर करके खेती के लिए देंगे और वो कराएंगे। दूसरा जो उसमें निहित बात है, कह रहे हैं कि किसान बड़े बाजारों में अपना उत्पादन ले जाकर बेचेगा और खुली प्रतियोगिता के साथ जितनी महंगी चीज होगी वो बेचेगा। देखिए, मैं किसान का पुत्र भी हूं और मैं किसान हूं। 10,000 पेड़ों का मेरे पास ऑक्सीजन हाउस गांव है और 10 पेड़ यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ। और 55 साल की उम्र तक, जब से मैंने होश संभाला है, लगातार मैं खेती में जुटा हुआ हूँ। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से शोध किया है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी से मैं फेलो यहाँ भी था, वहां भी फेलो था, यूजीसी नेट हूँ। लेकिन मैं आपसे बता दूं कि किसान जिस दिन उसका अनाज होता है ना अंकुर जी, उसी दिन से वो किसान या तो बिचौलिए के हाथ, उसके पास कोई साधन नहीं है। एक तो जमीनें छोटी छोटी है। जस्ट फॉर 1 मिनट हमको बता लेने दीजिए, तब आप प्रश्न राइज करिएगा, मुझे बता लेने दीजिए। भारत की जोतें जो है, एक्चुअल भारत में 4% लोगों के पास 37% जमीनें हैं। गौर करिएगा, 4% लोगों के पास 37% जमीनें हैं। शेष जो सीमांत और लघु किसान है, 80% लोगों के पास 20% जमीनें हैं, जो 2 एकड़ 2.5 एकड़ से कम है। एक बात। दूसरी, वो किसी के पास अपना ट्रैक्टर टाली, 3% से 5% लोगों के पास, देश के किसानों के पास अपना स्वतः का ट्रैक्टर टाली है, जहां वो अनाज ले जा सकता है। अब लघु और सीमांत किसान, यदि किसी के पास 10 कुंटल, 12 कुंटल, 5 कुंटल, 2 कुंटल अनाज हुआ, या कोई मजदूर किसान जो मजदूरी करके 2 कुंटल अनाज पाता है, एक साइकिल तक उसके पास नहीं है। ये 95% लोगों की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के किसानों की, उनके पास नहीं है। आप बताइए कि देवरिया के बाजार में, मैं जहां मेरा गांव है, देवरिया से 30 किलोमीटर दूर मेरा गांव है,
देवरिया के बाजार में मुझे 30 रुपया किलो गेहूं यदि बिके तो बताइए मैं कैसे ला सकता हूं, मेरे पास नहीं है। और 5 कुंटल गेहूं को हम जब टाली किराए पर लेके आएंगे तो उसकी दशा क्या होगी उस किसान की। और ये कह रहे हैं कि बड़े बाजारों में ले जाएगा, ना उसके पास कुछ साधन है, वो बेचारा कहाँ ले जाएगा। इनका बड़ा बाजार जो अब तक का क्रय के, और हालत यह है कि आपने एमएसपी लागू करके उस रेट पर आप क्रय केंद्र स्थापित कर चुके हैं हिंदुस्तान में। असलियत यह है कि 37,000 क्रय केंद्र से 6.5 लाख गांवों का, अंकुर जी कैसे आप बताएं। मैं देश को रखना चाहता हूं, मैं सरकार, मेरा कोई विरोध नहीं। आप ये बताइए कि 15 से 20 गांव पर, 30 गांव पर एक क्रय केंद्र बैठ रहा है। 12 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, 7 किलोमीटर से कम पर नहीं है। किसी के पास 50 किलो यदि मजदूरी में अनाज हुआ है या थोड़ी सी क्यारी भर की जमीन में अनाज उसने पैदा किया है और बेचना चाहता है, तो वह किस क्रय केंद्र पर ले जाएगा। आप जो खरीद कह रहे हैं कि बड़ी बाजारों में मल्टीनेशनल प्रतियोगिता में ले जाएगा बाजार में और वहां किसान बेचेगा, मैं तो ये कह रहा हूं कि आपके जो बिचौलिए दलाल, 7 तरह के कर्मचारी इनके गांव में लगाए गए हैं, सफाई कर्मी, फलाना कर्मी, अनुदेशक, एक किसी का कृषि के लिए क्रय अधिकारी या कृषि के लिए क्रय कर्मचारी क्यों नहीं लगाते, जिसपे हिंदुस्तान की पहचान है। वहीं से खरीद लेना, हर दरवाजे से 1 किलो अनाज भी इनका क्रय करने वाला आदमी खरीद ले। 20 रुपया जो एक क्रय के किए हैं गेहूं का, 19.5 रुपया, मैं अंकुर जी बता रहा हूं बहुत है। यदि दरवाजे से खरीद लें, 4 से 6% अनाज जो इनके सुनिश्चित दर पर आज हिंदुस्तान में खरीदा जाता है, मैं एक जगह की बात नहीं कर रहा हूं, 95-90% अनाज आज भी किसान, छोटा किसान, वह जो है अपने स्थानीय लोगों के हाथ, स्थानीय बिचौलिए और साहूकारों के हाथ बेचता है। हिंदुस्तान को किस तरीके से, और आप कह रहे हैं, और ये कृषि कानून का हिस्सा है, ये वाणिज्य कानून का हिस्सा है। मार्केटिंग वाणिज्य, 1 मिनट अंकुर जी, मार्केटिंग वाणिज्य कानून का हिस्सा है। ये जो मार्केटिंग कह रहे हैं, और ये जो आपके पीयूष गोयल हैं माननीय वाणिज्य मंत्री, इस कृषि बिल से क्या मजाक हो रहा है। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि यदि कोई बीच में दिक्कत आती है तो एक ट्राइब्यूनल, और सरकार इस पर नियंत्रण करेगी, किसानों की जमीन नहीं लेने देगी। और पता है कि अंग्रेजों ने कैसे किया था, जमीनों को लिया था इस देश के साथ। ये जितनी भी बात कर रहे हैं, जोतें बड़ी होती तो ये लीज की खेती समझ में आती थी। लेकिन आज जो आप ये बताइए, जब लीज की जमीनें ले लेंगे, प्राइवेट क्या मारता है, रोजगार मारता है। जब और जिस हिंदुस्तान में बेरोजगारी की वजह से गांव से पलायन भारी पैमाने पर हो रहा है, जब आप ये बाहरी लोग बिचौलिए जाएंगे तो अधिकतम उत्पादन उस खेत से निकालेंगे, कम मजदूर लगा के निकालेंगे। जो आज गरीबों का पेट भरता था, 80% सीमांत लोगों का थोड़ा सा कमा के जिंदा रहता था, उसको भी मारने की आप नियत क्या ये कर रहे हैं, आप बताएं क्या मेन सत्याग्रह आप जो बैठे हुए हैं, सत्याग्रह का मेन पर्पस है बेरोजगारों के लिए। मेन मेरा यही है कि एक कृषि कानून वापस ले लें, और कृषि कानून वापस लें। और मैंने अन्य लोगों की तरफ से नहीं किया, मैंने ये कहा कि कृषि कानून का प्रोसीजरल वापस हो सकता है, अमेंडमेंट लाना ही पड़ेगा। ना प्रेसिडेंट वापस कर सकते, ना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कर सकते, न इस तरीके से प्रधानमंत्री कर सकते। सदन में बिल लाएं और 2000 कृषि कानून 2020 बिल को अमेंड करें, इसको रद्द करें। ठीक है सर। अगर मैं बात करूं, मोदी सरकार के 7 साल आज पूरे हो गए, और मोदी सरकार के 2.0 के 2 साल भी आज ही पूरे हुए हैं। सर, गवर्नमेंट के कार्यकाल पे आप कुछ टिप्पणी रखेंगे? जी देखिए, मोदी जी के कार्यकाल, जब जिस पृष्ठभूमि में इनकी सरकार आई थी, मैं उसको साफ कर दूं कि वो पृष्ठभूमि 2013 की ये थी कि करप्शन को एलिवेट करना था। करप्शन सबसे बड़ा समस्या बना हुआ था अंकुर जी। करप्शन उस समय, और हर आदमी के जुबान पर ये चढ़ गया था कि इस सरकार को हटा दिया जाए। कांग्रेस के 73% लोगों ने इनके साथ खड़ा होकर, हिंदुस्तान के लोगों ने इनको मत दिया था। और ये मोदी की सरकार नहीं, वो कांग्रेस को बदलने का, मेरा निजी मानना है कि कांग्रेस को हटाने का एक नया चेहरा वो देखना चाहते थे, नई पार्टी की सरकार लोग देखना चाहते थे हिंदुस्तान की।
तो मोदी जी को वो मौका मिला। मोदी जी पीएम किन परिस्थितियों में बने, मैं विषयांतर हो जाएगा, वो सवाल भी मेरा नहीं है। तो ये इनका वेलकम हुआ और इस सत्ता में आए, और सत्ता में उसी पृष्ठभूमि पर आए थे कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। और एक बड़ा बिग प्रॉमिस इनका ये था कि मैं, दिन भी मुझे अब ठीक से याद नहीं, 100 दिन की कितने दिन बताए थे कि जो ब्लैक मनी है विदेशों में उसको मैं भारत उठवा लाऊंगा। जगह जगह इन्होंने देश को विश्वास में लिया। इस मुद्दे पर भी एक बड़ा इशू था। और चेंज, सबसे बड़ा चेंज भ्रष्टाचार की एक सरकार जो लेवल लग गई थी उसको बदलने का था। तो मोदी जी ये कह के आए थे, ये सत्ता में कह के आए थे मोदी जी। और आगे जो उनका जो उनको मैं 7 साल को बेसिकली मैं 2 हिस्से में बांट लूं तो अच्छा रहेगा। प्रथम 5 साल और इनका जो अभी दूसरा जो संजोग ही है कि आज, हाँ, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। तो प्रथम 5 वर्षों में जो उनका सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस तरीके का एक स्लोगन प्रारंभ से इन्होंने दिया था। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं कि जितने भी डायलॉग मारे गए हों सरकार के द्वारा, वो मोदी जी मारे हों या जितने भी लोग मारे हों, जाने अनजाने पब्लिक सेक्टर इस देश का शीशे की तरह चकनाचूर हुआ है। और डेमोक्रेटिक कंट्रीज में यदि पब्लिक सेक्टर टूट गया तो आप हमें बताइए कि डेमोक्रेसी की हिफाजत कैसे होगी। एक बात सुनते जाइए थोड़ा सा। और इसके टूटने से हुआ कि जो संस्थागत जो रोजगार था वो पूरी तरीके से, एक झूठ बोल रहे हैं कि हमने रोजगार बहुत अवसर कराया, रोजगार टूटा है। लेकिन अच्छे काम भी हुए हैं, जो देश को एक सरकार, इन्होंने एक स्टेबल, एक मेजॉरिटी की सरकार दिया। और उसमें एक जो पहली दफा में तो नहीं, दूसरी बार 370 दूसरी बार में खत्म हुआ है ना, सेकेंड बार में। पहली बार इनका जो काम था वो बहुत सारे इन्होंने वादे किए थे, लेकिन संयोग से एक काम इनका बहुत उज्ज्वला योजना जो थी और धनजन उससे लगा हुआ खाता था, ये दोनों कुछ बड़ा दूरदर्शी कदम था। कैशलेस तो फेल्योर हो गया। और डिजिटल इंडिया का देखिए कि डिजिटल इंडिया का किस तरीके से कहाँ इन्होंने उपयोग किया और कहाँ ले गए इस देश को डिजिटल इंडिया के बहाने। कैशलेस इनका कैशलेस और डिजिटल इंडिया डिमोनेटाइजेशन जब इन्होंने किया तो उसके साथ उसी में जैसे कहा जाए कि समुद्र में बह गया, और बहना ही था। डिमोनेटाइजेशन एक ऐसा जुर्म था अंकुर जी, मैं उसे निजी तौर पर जुर्म मानता हूं भारत के साथ। और एक ऐसा हथौड़ा जगह पर लग गया है कि आज जितनी देख रहे हैं कि ये दावे पर दावे सरकार करती चली जा रही है, लेकिन अर्थव्यवस्था टूटती चली जा रही है। मैं डिमोनेटाइजेशन में अपनी दर्द बता दूं, मैं उस समय दिल्ली में था, अपना पीएचडी फाइनल सबमिट कर रहा था, और जिस रात को ये घोषित हुआ, नवंबर 8 था शायद, उस दिन सवेरे जब मैं गया मेट्रो से, वहां टैगोर गार्डन में रहता था, अनुभव बता दूं आपको, क्योंकि उससे लगा हुआ था। जब वहां से मैं फैकल्टी से लौटा, उसी दिन मुझे पैसे की जरूरत थी, और राजौरी गार्डन के स्टेट बैंक उस पर मैं 3 दिन लाइन में लगा तो 500 की एक नोट निकाल पाया। कितने लोग मारे गए, रेलों को इन्होंने बंद कर दिया, सड़क ही का एक बंद कर दिया, कितनी अव्यवस्था देश के अंदर फैल गई। और एक आधी रात से लागू, आधी रात से कोई योजना, आप विश्वास में, आप कह रहे हैं सबका विश्वास सबका साथ, किस तरह सबका साथ लेके चले। और जितने बिचौलिए दलाल थे उन्होंने अपनी ब्लैक मनी को बड़े मजे से कन्वर्ट किया। और ये जो बाद के चुनाव जो नेताजी लोग इस देश में पानी जैसे रुपये की होली खेल के चुनाव लड़े हैं, आखिर ये पैसा कहाँ से आया है? कोई नेता लाइन में लगा किसी आईएएस अफसर को मरते देखे? आप बताएं। ठीक है सर। और जो दूसरे टर्म का इनके मैं बता दूं कि दूसरा टर्म जो है 370 एक देश की समस्या थी, एक राष्ट्रीय समस्या थी, और कुछ लोग इसको सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश किए। मैं बिल्कुल उससे सहमत नहीं हूं, इसलिए कि उस 370 को लेके न जाने कितने रुपए इस देश के बर्बाद हुए हैं सुरक्षा अपने व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, इस देश की हुकूमत को आतंकवादियों के आक्रमण को और उनके हलचल को कम करने के लिए इस देश का बहुत रुपया बर्बाद हुआ। और 370 खत्म होने से कहीं ये बात नहीं है कि मुसलमानों का अस्तित्व खत्म हो रहा है या उनके लिए किसी तरीके का खतरा है। 370 एक बहुत ही जरूरत की चीज थी खत्म होना। ये इनके
जो दूसरे कार्यकाल का बहुत ही महत्वपूर्ण काम था। और जी। आप एनआरसी सीए का देख रहे हैं जो विरोध हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का जल्दीबाजी में। मैं एक संदर्भ आपको दे दूं, जो बिडेन अभी अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं, आप जरा देखिए उस डेमोक्रेटिक कंट्री का। मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि जियो बाइडेन को किसी न किसी दिन नोबेल मिलेगा। उस आदमी ने पहली दिन कुर्सी पर बैठ के कहा कि अश्वेत उन लोगों को जिनको नागरिकता नहीं दी गई है, जिसमें भारतीय मूल के लोग हैं, उसको अपने देश से भय नहीं है। जरा गौर करिएगा, उसको अपने देश से भय नहीं है कि यहाँ आके अस्थायी नागरिकता लेके हमारे देश की संप्रभुता पर खतरा पैदा करेंगे। कहीं ना वो इनवाइट किया है। एनआरसी का समर्थन कर रहे हैं आप। ठीक है सर। मैं एनआरसी का समर्थन, मैं कह रहा हूं कि एनआरसी और इसकी जरूरत जिस तरीके से मुल्क है, इसमें किस तरह की घुसपैठ की बात कर रहे हैं। अभी घुसपैठ हम मान लें तो अभी चुनाव लड़ने बंगाल में गए थे, 7 साल में आपको खबर नहीं आई तो वेस्ट बंगाल में गए और वहां जाकर वो बांग्लादेश में गए और मुसलमानों की सहमत लेने लगे, और एक तरफ रोहिंग्या को लेके आप इतने चिंतित हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? हमको तो नहीं समझ में आता है। एनआरसी और सीएए की जरूरत नहीं है इस समय इस तरह की। और आपकी जो चिंता है कि हिंदू जो छूट गए हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ऐसी जगहों पर जो आना चाहते हैं, क्यों नहीं अपने आएंगे, क्यों नहीं आएंगे देश में? देखिए, इस कानून को लाके आप निश्चित ही दरार पैदा कर रहे हैं। कोई हमको कहने में ठीक है सर। आपसे हमारा तीसरा सवाल ये है कि कोरोना के संदर्भ में आप लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि जी भारत की आत्मा को खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस पर आप अपने नजरिए से हमको जरा दर्शकों को बताइए। जी सर। हाँ, देखिए अंकुर जी, मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पिछले 1 मई को जब पहली बार लॉकडाउन लागू हुआ था, कोरोना का अफवाह ये था कि, तो मैंने उसी एक जो 31 मई था वो मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया जो राजीव गांधी हैं उनका शहादत दिवस है। उस दिन मैं अनशन पर इसी जगह बैठा था जहां से आपको लाइन पर जुटा हूं, और वो अनशन पर बैठा मैं इसलिए बैठा कि जो ये अवैज्ञानिक, सुनिएगा, अवैज्ञानिक, अविधिक, असंसदीय जिस तरीके से मनमाना, मैंने मोदी लॉकडाउन संबोधित किया, प्रेसिडेंट को पत्र लिखा उसी डेट में, और मैं पत्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कॉपी मेल से भेजा हूं, मेरे फाइल में लगी हुई है। खैर रिप्लाई तो देते नहीं है। इस हिंदुस्तान में न जाने कैसी डेमोक्रेसी है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। मैं उस दिन से लगातार इसको अवैज्ञानिक और झूठ का अफवाह कह रहा था। मैं अब ताजे पर ले आता हूं आपको कि 3 या 4 दिन पहले अमेरिका सहित दुनिया के 5 मुल्कों ने कहा है, अब फिर एक सवाल पैदा किया है WHO के उस पर कि कोरोना कहां से आया। अब बताइए कि मैं इसको क्या कहूं कि वो भी मर गए, 5-7 देश, न जाने क्या क्या हुआ, और हम तो मरते ही चले जा रहे हैं। और अब आज की डेट में अब कह रहे हैं कि रिव्यू किया जाए कि कोरोना कहां से आया है। क्या मजाक है? और आप जनवरी की टीम, आपकी जनवरी में अभी टीम वुहान की विजिट भी कर चुकी है, WHO की टीम, कोई उनको एविडेंस नहीं मिला। मैं बार बार कह रहा हूं कि कोरोना वायरस एक असत्य है, अफवाह है। अब मुझे आप टाइम दीजिए, मैं आपको वैज्ञानिक ढंग से बताता हूं कि यह जो पेंडेमिक है, किसने पेंडेमिक कहा है, यह नेक्स्ट आप तलाशिएगा और अपने किसी डिबेटर को, किसी साइंटिस्ट से पूछिएगा। मैं आज आपको एक साइंटिफिक बात बता रहा हूं और खंडित कर रहा हूं, और कि ये अफवाह किस तरीके से हिंदुस्तान को मार रहा है। देखिए, कोरोना वायरस अलग अलग 2 चीजें है। कोरोना जो है भौतिक, भूगोल का, भौतिकी का, खगोल का शब्द है। एक संरचना है, एक स्ट्रक्चर है जो गोल आकार का है, और ये कुछ क्राउन के जो ताज होता है उस आकार का है। और जब जून डी अल्मेडा अपने लैब में 1963 में, जो स्कॉटिश मूल की महिला थी, जो बहुत गरीब थी, 16 साल बाद जिसने अध्ययन, जिसके पास पैसा नहीं था कि अध्ययन करे, वो कनाडा के लैब में गई और काम करते करते 1930 में पैदा हुई थी, और 63 में 23 साल की उम्र में उसने
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पहली दुनिया की वैज्ञानिक, आपको नई चीज उद्धृत कर रहा हूं, दुनिया की पहली वैज्ञानिक थी जिसने कोरोना क्या किया कि जब वो लैब में बैठ के अपने सिस्टम से देख रही थी तो एक उसको वायरस ही देख रही थी, एक ऐसा वायरस दिखाई दिया जो गोल था, उसमें कांटे कुछ दिखाई दिए। यद्यप तस्वीर धुंधली थी, लिखा भी हुआ है रिपोर्ट में कि बहुत क्लियर नहीं था, लेकिन उसने पहली बार 1963 में उसने कोरोना वायरस नाम दिया। एक बात। दूसरी बात, जो टायरल, जो ब्रिटिश वैज्ञानिक था, टायरल, और वैज्ञानिक नहीं बल्कि फिजिशियन था और बाद में तो वायरोलॉजिस्ट हो गया, उसने किस पर काम किया था कि लंदन के विल्टशायर लंदन से लगभग 85 से 90 किलोमीटर उत्तर और पश्चिम का देश है। विल्टशायर ठंडी जगह है, गौर करिएगा। वहीं मैं आपको पक्का बता रहा हूं कि क्या चीज है, इस पर डिबेट आप और भी बढ़ा के आगे इस देश पे प्रसारित करिए कि जहां का टेम्परेचर 1 से लेके और 19-20 डिग्री तक था, लेकिन एनुअल जो एवरेज टेम्परेचर जहां का विल्टशायर का है, लंदन का जगह है जहां ठंडी आमतौर पर पड़ती है, वहां का टेम्परेचर जो है 4 से 6 डिग्री रहता है। अब उसमें क्या किया कि 1965 में जो टायरल था, जो ब्रिटिश, डेविड टायरल पूरा नाम है उसका, 1925 में पैदा हुआ था टायरल और 2005 में मरा है। अल्मीडा 1930 में पैदा हुई थी, 2007 में मरी है। दोनों वायरोलॉजिस्ट थे और मैं अब बता रहा हूं कि जितना अफवाह है सब झूठ है। इस बीच में उसने क्या कहा, उसने क्या किया कि सर्दियों में वहां बार बार जुकाम खांसी हो रहा था लोगों को। विल्टशायर जगह पर लंदन से एक घंटे का रन है, 1.25 घंटे का, वहां पहुंचा जाता है, दक्षिण पश्चिम के इलाके में पड़ता है लंदन से। विल्टशायर फेमस जगह है, उसके आगे बढ़िएगा तो आप थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा तो आपको ऑक्सफोर्ड पड़ेगा। तो विल्टशायर में उसने क्या किया कि 1965 में एक अध्ययन किया, और किस पर किया कि फ्लू वायरस पर किया। लोगों को उसके दिमाग में आया कि लोगों को जो बार बार ये बीमारी हो रही है, क्या हो रही है, कॉमन कोल्ड, सर्दी, कॉमन कोल्ड पर रिसर्च कर रहा था। एक लैब ही बना दिया गया था कि कॉमन कोल्ड पर वो काम करे। तो कॉमन कोल्ड पर वो रिसर्च कर रहा था, सर्दी पर। तो फ्लू वायरस को उसने कोड किया और उसने देखने का प्रयास किया और कहा कि B814 एक वायरस ऐसा है जो एक कॉमन कोल्ड पैदा करता है और सर्दी लोगों में बनी रहती है। एक बात। फिर जब इससे भी बात नहीं बनी, कहीं भी एक शब्द भी पेंडेमिक एपिडेमिक का उल्लेख नहीं है, गौर करते चलिएगा। फिर जब ये बात हुई तब तक वो कनाडा से वो अल्मीडा आ गई लंदन में आई और एक बड़े लैब में बहुत सारे अवार्ड उसको मिले और एक बड़े लैब का उसको अध्यक्ष बनाया गया। और तब टायरल और अल्मीडा ने ज्वाइंटली एक रिसर्च किया और उसने सैंपल भेजा कि इसको देखो क्या है उसकी लैब में। तो जब उसने देखा तो उसने 2 काम और किया। एक तो मुर्गे का उस ब्रोंकाइटिस निकाला, शॉर्ट करिएगा, यही है कोरोना, सारा कोरोना यही है, जैसे भी प्रसारित करना हो इसको करिए अपने चैनल। ब्रोंकाइटिस में एक उसने ब्रोंकाइटिस का नमूना लेके और लैब में अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको कहा जाता है कि स्किल्ड इलेक्ट्रॉन से पहली बार देखा। और मैं दावा करता हूं आपसे कि भारत में आज भी किसी वैज्ञानिक को जो जानता हो उसका इंटरव्यू बजाइए कि क्या उसने कोरोना, क्या वायरस उसने अपनी आंख से देखा है। कोरोना निकाल दीजिए, कोरोना वैसे ही सटा दिया गया है, जैसे पानी में आप तेल डाल दीजिए और सटता नहीं है, वैसे ही आकार के लिए सटा दिया गया है। कोरोना से, वायरस से कोई रिश्ता नहीं है। दूसरी बात क्या किया कि जब दोनों ज्वाइंटली किए तो मुर्गे के ब्रोंकाइटिस में जो वायरस निकला वो, और चूहे के किस में निकला, लीवर में, जिसे हेपेटाइटिस भी बाद में, हेपेटाइटिस भी उसी ने नाम दिया, अल्मीडा ने। तो कहा कि दोनों में देखा तो जो टायरल ने सैंपल भेजा था, जो देखा था, ठीक उसी तरीके की कोई आकार दिखाई दिया कि हाँ एक वायरस कोई है जो एग्जिस्ट कर रहा है चूहे में और मुर्गे में। लेकिन मुर्गे से चूहे में कैसे वायरस आ गया, ये अननोन है आज भी। दूसरी बात है कि उसके बाद ये शोध वैसे ही ब्लॉक है वहीं के ऊपर, और कहीं भी ये नहीं लिखा है कि इससे कोई, केवल सर्दी जुकाम तक किसने कहा, उसने कहा कि ब्रोंकाइटिस कोई रोग नहीं
रोग पैदा करने वाला एक कारक भी है, रोग भी है। वो क्या होता है कि श्वास नली में सूजन आ जाती है एक विशेष वायरस की वजह से, तो ब्रोंकाइटिस होता है। तो जो दमा है, टीबी है, ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया है, इरिस्पिरेटरी डिजीज है, ये भारत में पहले भी होती थी और होती हैं लोगों को। तो दो बात है कि कोई वायरस क्या है, पेंडेमिक नहीं है अब तक के शोध में। तीसरा जो हम कोट कर दे वुहान का, वुहान में भी नवंबर में यही हुआ है, 2 लोगों को एक लैब में सर्दी जुकाम जैसी, वुहान का भी। और आप बीजिंग का टेम्परेचर देखिए ना, देखिए बीजिंग का, रोम का, लंदन का, न्यूयॉर्क का, इन चारों पांचों जगहों का टेम्परेचर अंकुर जी बिलो 10 डिग्री रहता है। और बिलो 20 डिग्री में ये वायरस जो हैं ये फ्लो कर, ये म्यूटेट करते हैं, बढ़ते हैं, ग्रोथ होता है। और भारत का टेम्परेचर यार क्या बात है, सितंबर से लेके और अक्टूबर तक 25 से 45 डिग्री में भारत कोई एडजस्ट करके दिखा देना कहाँ वायरस है। वायरस जो ये कह रहे हैं पेंडेमिक नहीं है, और डी अल्मेडा को और टायरल को यदि हम रखते हैं, जो इसके नाम करता है 1968 में दोनों ने क्या किया, ह्यूमन कोरोना वायरस नाम दे दिया, कहा कि ये वायरस है, लेकिन कहीं भी नहीं लिखा कि पेंडेमिक है, लोग मरने लगेंगे, लोग ये होने लगेंगे। एक बात वायरस के ऊपर। अब मैं आगे बढ़ाता हूँ, आप टाइम है ना, थोड़ा सा और टाइम देंगे? बताएं। हाँ, तो मैं आगे बढ़ाता हूँ। एक बात कि मैं टोटल जो ये कह रहे हैं कोरोना वायरस, वायरस नहीं है, और वायरस है तो वायरस तो है ही है, इन्फ्लुएंजा है, फ्लू है, और उसमें आदमी को मारने की क्षमता नहीं है। सर्दी जुकाम खांसी बुखार होगा, वो ठीक होगा। दूसरा इन्होंने ये कहा कि कोविड से क्या मतलब है, कोरोना वायरस डिजीज आप बता भी नहीं रहे, और कोविड में कह रहे हैं कि सर्दी जुकाम खांसी 80% हिंदुस्तानियों को साल में 2 बार, मुझे ही साल में 2 बार जुकाम खांसी नजला बुखार होता है। मैं एक एंटीबायोटिक दवा और एक दर्द निवारक दवा 3 दिन खाता हूँ और मैं ठीक है सर। समय का थोड़ा वो है। मैं एक बहुत जरूरी क्वेश्चन है वो आपसे पुटअप करना चाहूंगा सर। आज का जो दौर है, जिस तरह की सियासत चल रही है सर, भविष्य के भारत को आप कैसे देखते हैं? विश्व गुरु केवल प्रचारित टर्म रहेगा या वास्तविक धरातल पर उतरेगा? जी संक्षिप्त में सर बताइएगा। जी क्या महाराज, मैं साइंस को छोड़ के मैं कैसी बात करूं, विज्ञान भारत का इतना वो था, मैं कैसे ये जो विश्व गुरु बनाने वाले ये मदारी लोग हैं, इस तरह से आप प्रसारित करिए या न करिए, जो मदारी है, मदारी विश्व गुरु ऐसे बनता है। आप वायरस को भगाने के लिए थरिया थाली ताली घंटी बजवा रहे हैं, और आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का चेयरमैन और CSIR का चेयरमैन निर्देश देता है विश्वविद्यालयों को कि मोमबत्ती जलाने का प्रबंध किया जाए खजाने से। इस देश में आप कह रहे हैं कि क्या रिसर्च रह गया? रिसर्च धरातल में चला गया है, प्राइमरी एजुकेशन की रीढ़ टूट गई है। और जो विश्व गुरु कह रहे हैं, बच्चे जो नवीन पीढ़ी है 2 साल से बिलो 14 ईयर बच्चों को आप ऑनलाइन शिक्षा देंगे, मानसिक रूप से विकलांग नहीं बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? भारत को विश्व गुरु आप इस माहौल में आप हिप्नोटाइज कर रहे हैं, हॉरर पैदा कर दिए हैं पूरे देश के अंदर। आपको नहीं महसूस हो रहा है कि देश में अशांति इस समय चारों तरफ झलक रही है? हम लोग बराबर ये कोशिश करते हैं कि किस तरीके से चारों तरफ बंदी, आप बांस बल्ली लगा के क्या बात करते हैं यार? जो बांस बल्ली से कहीं कोरोना रुकता है? आप बताइए। ये हाथी घोड़ा दौड़ा रहा है, शेर आपको दौड़ा रहा है कि रोक रहे हैं? भारत इसी में बह रहा है, दुनिया। अच्छा, पिछला खेप आया तो आप गुरु की बात कर रहे हैं। आप हम मिट जाएंगे, इसी तरीके का रहेगा। और इस देश का जुआ, जहां जुआ मर जाता है वहां क्या स्थिति होगी आप समझ नहीं रहे हैं। बेरोजगारी, और बेरोजगारी नहीं रहेगी तो वैसे भी मर जाएंगे। गुरु कैसे बन सकते? आप गुरु कैसे बन सकते? क्या है कि किस आधार पर बनेंगे? इंडस्ट्रियल डुबाल आए हैं केवल पेपर में और अपनी बाड़ी में रह गया है। 20 लाख करोड़ का लोन किसानों को, जो देश मुल्क लोन बांट के अपने देश को जीवित रखता है महाराज, कितने दिन चलेगा? जिस देश में प्रोडक्शन न हो, उत्पादन न हो, वो देश तो मर ही जाना है। सिपाही और मास्टर बना के आप देश में रोजगारी दूर करेंगे? बेरोजगारी? अरे श्रम दीजिए,
ऐसा समझ लीजिए सार्वजनिक क्षेत्र का, जहां उसको बुढ़ापे में पेंशन की गारंटी हो, वो उसको वेतन दीजिए सम्यक। देश को मारते 22 करोड़ आपके 40 करोड़ सारे पार्टियों के सदस्य हैं इस देश के अंदर। 40 करोड़ सर 40 एक करोड़ जी सर एक आखिरी 40 करोड़ सवाल। पार्टियों के सदस्य हैं। और जब सदस्य संख्या बढ़ेगी पार्टियों की, किसी पार्टी की, तो आप जानते हैं क्या है, वो सारे बेरोजगारों की भीड़ है जिसका मिसयूज ये कर रहे हैं और कहां पूरे तंत्र को लेके चले जा रहे हैं। ठीक है सर, एक संक्षिप्त कोरोना की सर हंसी में बता दूं कि आप सर जहां जहां अभी भी शर्म नहीं आती कोरोना का नाम लेने में, कि आप 5 प्रांतों में गए, बंगाल में, तमिलनाडु में, असम में और पांडिचेरी में और केरल में, वहां ठीक है सर। कोरोना आपके मुंह से नहीं निकलता है, कोरोना तो इनके मुंह से निकलता है। ठीक है सर, एक अंतिम आखिरी सवाल है, संक्षिप्त में टिप्पणी चाहूंगा क्योंकि समय कम है। आप सत्याग्रह के अतिरिक्त भी किसी ऐसे आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं जो व्यापक तौर पर परिवर्तनकारी है, जिससे लोग सीधे जुड़े? जी देखिए, बहुत सही सवाल किया आपने। जी मैं अब ये सरकार सुन नहीं रही है। मैं जिस तरीके से गांधी ने नमक सत्याग्रह किया था और अंग्रेजों के उस हिटलरशाही कानून को नमक बना के तोड़ दिया था उनके सामने, इनका मास्क जिसने आज मौत बढ़ा दिया है, नाक पर मास्क लगा के हिंदू, अरे इन जानवर को, ये हमारे पास कुत्ते, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, गाय, बैल सब हैं, इनको ये नहीं मर सकते ऑक्सीजन से, ये मास्क नहीं लगा सकते। सबसे पहले ऑक्सीजन की जरूरत है, नाक पर मास्क लगा के मार रहे हैं। पहले मैं इनके मास्क की मैं तैयारी कर रहा हूँ, इनके मास्क का होली जलाऊंगा, तोड़ूंगा सत्याग्रह इनके सामने, सुन लीजिए। और जितना भी ये बखेड़ा है, ये विद्यालय तत्काल खोल दें, रेल की पटरियों पर पैसेंजर गाड़ियां दौड़ाएं, बिलबिला रहा है गरीब आदमी और आप हिंदुस्तान को मारते चले जा रहे हैं। कहाँ है आपका कोरोना? 10 आदमी में लगेगा, 5 आदमी में लगेगा, सुबह लगेगा, शाम नहीं लगेगा। ये ड्रामा और नौटंकी पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। मैं इनके इस नौटंकी को और इस मास्क को होली जला के तैयारी कर रहा हूं, आपको बताऊंगा, देश की मीडिया को बताऊंगा। और शीघ्र ही, और 5 जून चूंकि पर्यावरण दिवस है, 10,000 पेड़ लगाया हूं, लगातार उद्यान मेरा लग रहा है। 5 तारीख को जो बचे कुचे पेड़ हैं वो भी लगेंगे और इस पर्यावरण दिवस पर। और इनके मास्क का मैं, इनके, ये जुर्म है, जुर्म, नाक को बंद करना जुर्म है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा है कि कंट्री विल ट्राई टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, और यही हमारा साइंटिफिक टेम्पर है। कोरोना सर, दौड़ा रहा मास्क तो लगातार भारत के अदर भी जो देश हैं, अमेरिका हो गया, वो भी सब लगा रहे हैं क्या? वो कहाँ लगा रहे हैं आप? मास्क उतरवा दिया गया। और अब अच्छा सवाल आपने कर दिया, 1 मिनट और दे दीजिए। अमेरिका मर जाएगा तो हम मर जाएंगे? पहले बता दीजिए हमको। अमेरिका, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। 1908 के इस उर्दू अपने ग्रंथ में, अपने मैगजीन में मोहम्मद इकबाल ने कहा था, हजारों वर्षों में पश्चिम न जाने कितनी बार उदित हुआ, मर गया। और आपको बता दूं, 1300, सुन लीजिए, जो पश्चिम का नाम आपने लिया है, मैं अभिज्ञान कह रहा हूं ना, कि पूरी तरह से अभिज्ञान है। और मुंह पर मास्क लगाया जाता है, किस लिए? डस्ट पार्टिकल, बैक्टीरिया, गंदगी न जाए नाक पर। यार, एक पतली झिल्ली लगा के देखिए आप, जो है अंकुर जी। और ये जो ऑक्सीजन की कमी हुई, आप चौड़ के अपने नाक को बांध दीजिए, 24 घंटे में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी बॉडी को। नाक को बंद कैसे कर सकते? और नाक में इतना फाइन मास्क लगा हुआ है, इतना फाइन, कि दुनिया का कोई लैब नहीं बना सकता। ठीक है सर, आपका कहना है कहीं ना कहीं मास्क लगाने से ऑक्सीजन का जो प्रवाह हो रहा है हम लोग के शरीर से, वो मास्क की वजह से है। 16 जी तारीख को इन्होंने मास्क कंपलसरी किया, मरना लोग चालू हो गए। और ऑक्सीजन की ठीक है फैक्ट्री सर। बनाकर आप हिंदुस्तान को बचा पाएंगे? सर प्रत्येक आदमी के लिए ऑक्सीजन की फैक्ट्री बनाएंगे, नहीं बचेगी मानवता। ठीक है सर, आपसे मैं फिर दोबारा जुड़ूंगा और भी ऐसे खास मुद्दों पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ धन्यवाद थे आपको। संपूर्णानंद मल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।